Dear friends, again welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture number 7 and that is about curvature and refraction. Now in the leveling survey, in previous lecture we have seen that how we can carry out the profile leveling, then how we can carry out the cross sectioning, and then how also we can use the concept of fly leveling for checking our day work. तो फ्लाई लेवलिंग से हमने बैक साइड और फोर साइड करके हमारा एक आधा परमानेंट बेंचमार्क साइड के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र करना, या साइड के ऊपर डे वर्क आपने ख़त्म कर लिया तो आखिरी का चेक करने के लिए फ्लाई लेवलिंग से जरिए फिर से स्टार्ट पॉइंट का आरएल निकालने के लिए बैक साइड और फोर साइड का रीडिंग लेते हुए वापस आना, ये हमने फ्लाई लेवलिंग में देखा. एंड विद द सेम बाय टेकिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टाफ रीडिंग ऑन द वेरियस कांस्टेंट इंटरवल पॉइंट्स, we can calculate the RL of the different point so that we are able to derive the profile of the ground. So in the previous lecture that we have seen. Now whenever we are all doing these things, so there are some chances of error in the leveling survey, and for that now in this lecture we will first understand what is reciprocal leveling, then concept of curvature and refraction, and then we will see what are the errors in the leveling. So first of all we will understand what is reciprocal leveling. So in the leveling it is better to keep the distance of backside and foreside equal. By doing so the following errors are eliminated. इसके पहले भी हमने देखा था कि यदि हम लोग किसी दो पॉइंट का लेवल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो जितना डिस्टेंस बैक साइड का है उतना डिस्टेंस फोर साइड का हमने रखना चाहिए. इसका कारण ही क्या है कि हमको जो एरर है लेवलिंग सर्वे के अंदर की, वो एरर हमको दोनों साइड में एक जैसी चाहिए. इधर और इधर जितनी एरर है तो हम लोगों को एक्यूरेट डिफरेंस निकलेगा. सो दिस बैलेंस इट इज़ कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, यानी जितना डिस्टेंस बैक साइड के पॉइंट का है उतना ही डिस्टेंस फोर साइड के पॉइंट का यदि रहता है तो दोनों की तरफ के एरर आपके एलिमिनेट हो जाती है एंड यू विल गेट द एक्यूरेट डिफरेंस. सो द पर्पज इज एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो टेलीस्कोप की ट्यूब का जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, सेंटर लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, दैट इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन, दैट मे नॉट बी पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बबल ट्यूब. क्योंकि हम लोग ऑटो लेवल को जब या डंपी लेवल को जब लेवल करते तो लॉन्गिट्यूडिनल बबल ट्यूब का बबल सेंटर में लाते. इसका मतलब यह है कि हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई. लेकिन इन केस यदि बबल ट्यूब एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है टेलीस्कोप को तो बबल ट्यूब सेंटर में लाने के बाद में भी आपके लाइन ऑफ कॉलिमेशन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रह सकती है. सो दैट मे पॉसिबल. तो उसके वजह से आपकी एरर जो है रीडिंग में आएगी क्योंकि लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं है. सो टू अवॉइड दिस एरर वी कैन यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ फोर साइड एंड बैक साइड. एंड इधर जितनी एरर है उधर इतनी एरर इधर भी रहेगी और दोनों डिस्टेंस सही के रहेंगे तो दोनों की तरफ के एरर जैसी एक जैसी रहेगी. सो हमको एरर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी गेट कॉम्पेंसेटेड. सो फॉर दैट एलिमिनेशन ऑफ दैट एरर एंड एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन. अब अर्थ का सरफेस हमारा स्पेरिकल है और हम उसको लेवल मान के चल रहे हैं, हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं हम लोग और उसके हिसाब से डिस्टेंस गिन रहे हैं. लेकिन हमारा अर्थ का कर्वेचर है समथिंग 12,880 डायमीटर है हमारा अर्थ का, या 6,370 या जो भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वैल्यू. सो दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ कर्वेचर. तो अर्थ का कर्वेचर जो है उसके वजह से भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कॉलिमेशन ले रहे हैं, लेकिन आपकी एक्चुअली लाइन लेवल लाइन जो है आपकी लेवल लाइन इज पैरेलल टू द स्पिराइडल शेप ऑफ द अर्थ. सो एक्चुअली द लेवल लाइन इज पैरेलल, लेकिन हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल मान के चल रहे हैं. सो बिकॉज जितना लॉन्गर डिस्टेंस का डिस्टेंस लेवलिंग से स्टाफ रीडिंग लेंगे आप तो वो स्टाफ में उतने डिस्टेंस में अर्थ का कर्वेचर भी थोड़ा सा आने वाला है. सो दैट अर्थ कर्वेचर कम इनटू इफेक्ट. सो देयर बाय देयर इज एरर ड्यू टू कर्वेचर. सिमिलरली हम लोग जब टेलीस्कोप से देख रहे हैं सर्वे लाइन को तो हमारा जो स्टाफ है वो देखते समय जो हमारी आई साइट वो टेलीस्कोप के सेंटर में से पास हो रही और जो रीडिंग हमको दिख रहा है उसके अंदर हमारा अर्थ सर्फेस के अंदर अर्थ के ऊपर जो भी धूप तप रही और जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसके वजह से रिफ्रैक्शन आता है. सो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑल्सो आपका एक्चुअल स्टाफ रीडिंग अलग रहता है, लेकिन हमको जो क्रॉस हेयर जो जहाँ पर दिखती है वो अलग रहती है.
So it happens. So there are error due to curvature and refraction in our leveling observation. तो जब दूर के पॉइंट से लेवलिंग स्टाफ को देख के हम लोग रीडिंग लेते तो उसके अंदर कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का एरर भी आती है, और ये दोनों एरर यदि एलिमिनेट करना है, सो वी हैव टू इन द लेवलिंग अक्रॉस द ऑब्स्टकल लाइक रिवर इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द इक्वल डिस्टेंस फॉर द फोर साइड एंड बैक साइड. अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग हर बार बैक साइड का डिस्टेंस और फोर साइड का डिस्टेंस एक जैसा नहीं रख सकते. जब ऐसा नहीं रख सकते तो इधर के साइड के इधर के ऑब्जर्वेशन की जो एरर है वो अलग रहेगी और इधर के ऑब्जर्वेशन की एरर अलग रहेगी. तो उस केस में आपका जो एक्यूरेट लेवल डिफरेंस चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा. एंड टू मेक दैट हैपन वी हैव टू कैरी आउट सर्टन प्रोसीजर फॉर एलिमिनेशन ऑफ दैट एरर. सो इन दैट केस we are utilizing the concept of reciprocal leveling. So we will see here what is exactly the reciprocal leveling. So in such situation where there is suppose a river is there, so here this is the cross section of the river. तो अब मुझे यहाँ के और इधर की दोनों की लेवल डिफरेंस निकालना है. तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं ये यहाँ पर अपना ऑटो लेवल सेट करूँगा और उसकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन एग्जैक्टली मैं हॉरिजॉन्टल कर लूँगा. अब ऐसा करने के वजह से मैं एक स्टाफ पे रीडिंग लूँगा ए पे. सो आई विल गेट द रीडिंग एच ए ऑन द स्टाफ रीडिंग एट ए, और बी पे भी मैं रीडिंग रखूँगा तो यहाँ पे निकलेगा मुझे रीडिंग बी. सो एच बी पॉइंट पे मुझे स्टाफ रीडिंग मिलेगा. अब एक्चुअली क्या होना चाहिए कि ये रिवर की चौड़ाई खूब ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एक्चुअली जो मेरी लेवल लाइन है ये लेवल लाइन मेरी यहाँ से इधर जानी चाहिए एक्चुअली यहाँ तक, लेकिन मैं लेवल लाइन तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मेरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल है. तो मैं ये टॉप वाला रीडिंग जो है क्रॉस हेयर से दिखने वाला वो ऑब्जर्व करने वाला हूँ. लेकिन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन इन द एटमॉस्फेयर तो आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन थोड़ी नीचे झुक जाती है. तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये थोड़ी झुक जाएगी नीचे. तो एक्चुअली ये जगह का क्रॉस हेयर जो है, तो क्रॉस हेयर आपको स्टाफ के ऊपर यहाँ पर दिखेगा और आप यहाँ से ऐसा रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग आपको मिलने वाला है एच बी. और यहां पर जब एच ए का रीडिंग लिया तो आप तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन एग्जैक्टली जस्ट पास में ही है स्टाफ के, तो एच ए के ऑब्जर्वेशन में हमारी एरर नहीं है कुछ भी, नो एरर एट स्टेशन ए. लेकिन बी का स्टाफ रीडिंग लेते समय यहाँ पे इतनी एरर आ गई हमारी एक्चुअल में, लेकिन वो भी एरर एक्चुअली इतनी लेवल लाइन का हिसाब करेंगे तो रीडिंग हमको यहाँ का चाहिए था और हमने लिया यहाँ का, तो ये इतनी एरर आ गई यहाँ पे. इसका मतलब जो दूर का स्टेशन पॉइंट है स्टाफ स्टेशन है उसके अंदर एरर है और ए पॉइंट पे एरर नहीं है. तो फिर हमको दोनों ए और बी में का डिफरेंस यदि निकालना है लेवल डिफरेंस, तो यहाँ पे ये एरर हमारे को गड़बड़ करेंगे यहाँ पे. तो ये एरर हमको कैलकुलेट करते आनी चाहिए. तो ये एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे फिर, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग ये ए का स्टाफ रीडिंग और बी का स्टाफ रीडिंग यहाँ से इसका तो डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग पहले आराम से, सो दैट वी विल बी कैलकुलेट. उसके बाद में फिर क्या करेंगे कि यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठा के लेके जाएंगे बी पे, और इन अनदर सिचुएशन ऑन द अनदर बैंक ऑफ द रिवर वी विल प्लेस द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन. यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट रखूंगा फिर, और फिर इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में डबल से मैं स्टाफ रखूंगा बी के ऊपर, बी पॉइंट पे स्टाफ रख के यहाँ पे रीडिंग ले लूंगा एच बी, और फिर ए स्टेशन पे स्टाफ रख के मैं रीडिंग लूंगा. लेकिन एक्चुअल में ये रीडिंग मुझे कौन सा चाहिए था, तो जो मेरी लेवल लाइन है ये लेवल लाइन मेरी आ रही है ये वाली, तो मुझे यहाँ का रीडिंग चाहिए था स्टाफ रीडिंग. लेकिन यहाँ का रीडिंग मुझे दिखने ही वाला नहीं है क्योंकि मेरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन में ये हॉरिजॉन्टल मान के चल रहा हूँ. तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल है लेकिन वो रिफ्रैक्शन की वजह से वो एक्चुअली झुक गई नीचे थोड़ी सी. तो एक्चुअली यहाँ का जो स्टाफ रीडिंग है वो एच ए वो मुझे दिखेगा बी से. सो हियर आई विल गेट द स्टाफ रीडिंग एट ए इज इक्वल टू एच ए. तो इसका मतलब है कि एक्चुअल रीडिंग यहाँ पर इतना था लेकिन इतनी एरर और ये आपको ऑब्जर्वेशन आपने ये लिया, तो ए के रीडिंग में भी अभी एरर आ गई. तो अब इस केस में भी स्टाफ रीडिंग ए और स्टाफ रीडिंग बी से हम लोग आरएल निकाल सकते हैं और उससे भी आपका लेवल डिफरेंस निकाल सकते हैं. तो पहली कंडीशन है ए पे रख के हमने डिफरेंस बिटवीन द स्टेशन निकाला, फिर बी पे रख के हमने डिफरेंस बिटवीन द स्टेशन निकाला, और दोनों के अंदर एरर कितनी उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द एग्जैक्ट आरएल डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेशन. तो ये यदि करना है तो इस प्रकार का प्रोसीजर हमको करना होता है व्हेन द टू पॉइंट्स आर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अपार्ट
and particularly there is a this type of obstruction and there is a effect of curvature and refraction. So to eliminate that error हमको क्या करना पड़ता, टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता. सो इन द टॉप व्यू यदि आप देखेंगे तो ये टॉप व्यू में आपकी ये रिवर जा रही है ऐसी, तो ये रिवर है अंदर का भाग पूरा. तो मैं यहाँ पर लेवल रखूंगा, लेवल 1 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लेवल 1 है, और यहाँ पे बी पे स्टॉप रखा मैंने और ए पे स्टॉप रखा और दोनों जगह पे रीडिंग ले लिया ए और बी पे. तो ये हो गया मेरा एक सेट का रीडिंग. सो एक सेट ऑफ रीडिंग मैंने L1 से लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट में इधर रखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 2 L2 लेवल 2. ये लेवल 2 से मैं फिर से बी पे भी रीडिंग लूंगा और ए पे भी लूंगा. सो व्हेन दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर वी विल अडॉप्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल लेवलिंग. तो रेसिप्रोकल लेवलिंग से हम लोग एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन और एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ द लाइन ऑफ साइट एंड एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, ये दोनों की वजह से आने वाली एरर जो है वो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी रिक्वायर टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दिस प्रोसीजर इज एडॉप्टेड एज रेसिप्रोकल लेवलिंग. तो हम लोग इस प्रकार से रेसिप्रोकल लेवलिंग करके स्टेशन ए और स्टेशन बी में का एग्जैक्ट RL डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं. नाउ दिस विल हैपन ऑलवेज, जब भी हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रख के दूर के स्टेशन पे स्टाफ रीडिंग लेंगे तो हमेशा आपके इसके अंदर एरर ड्यू टू कर्वेचर और एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये दोनों भी आने वाले हैं. तो ये वैल्यू इसकी कितनी कैलकुलेट करना है हमको, सो दैट वी विल लर्न हियर. सो यू कैन कंसीडर दैट सपोज हियर दिस इज द ग्राउंड लाइन, ये मेरी ग्राउंड लाइन है अभी. अब ये ग्राउंड लाइन पे मैंने यदि ए स्टेशन के ऊपर मैंने यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट रखा लेवल इंस्ट्रूमेंट, तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद में मेरी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट हो जाएंगी ये वाली. सो दिस इज माय एक्चुअल लाइन ऑफ साइट. और अभी मेरा ग्राउंड मुझे मालूम नहीं है प्लेन है कि वो स्पेरिकल है, स्पेराइडल तो है ही है, अपने को मालूम है. तो मैं यदि एक्चुअली मीन सी लेवल का और अर्थ के स्पेराइडल शेप का इस्तेमाल करता हूँ, कंसेप्ट का यूज करता हूँ, तो ए में से ए पॉइंट में से जाने वाली जो लेवल लाइन है वो लेवल लाइन मेरी ये वाली है. तो ये लेवल लाइन हो गई ए पॉइंट में की. और वैसा ही अभी मुझे ये पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट का मुझे यदि RL निकालना है या यहाँ पर स्टाफ रखना है मुझे, तो ये स्टाफ मैं परपेंडिकुलर रखूंगा बराबर ऐसा, यानी यहाँ का जो ग्राउंड है उसको परपेंडिकुलर रखूंगा मैं. सो आई विल हेल्ड द स्टाफ वर्टिकल हियर. तो यहाँ पे मैंने वर्टिकली स्टाफ को हेल्ड कर लिया. अब ये स्टाफ के ऊपर मुझे ये पॉइंट और ए पॉइंट में का पॉइंट का लेवल डिफरेंस यदि चाहिए तो मुझे ये और ये लेवल लाइन, दोनों लेवल लाइन में का एक्चुअली मुझे रीडिंग चाहिए. लेकिन ऐसा करते समय मैं जब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ तो मेरी इमेजिनरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है ये है, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट सी, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ से भी नहीं आएगी. तो जब मैं दूरबीन में से देखूंगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जो एटमॉस्फेयर में धूप और डस्ट और जो भी हमारा ग्रेजिंग होता है सनलाइट के वजह से, उस इफेक्ट के वजह से आपकी लाइन ऑफ साइट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी डाउनवर्ड. तो एक्चुअली आप यहां का रीडिंग लेने वाले हैं, ये वाली रीडिंग जो ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन है लाइन ऑफ साइट डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. तो आप ये डी पॉइंट पे का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग द रीडिंग एट डी स्टाफ स्टेशन पे का. हालांकि यदि हम लोग कर्वेचर का इस्तेमाल करते हैं, कर्वेचर का कंसेप्ट हमको ध्यान में है, तो ये स्टेशन से हमको लेवल लाइन के हिसाब से यहां का रीडिंग हमको लेना चाहिए था. तो ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारी कर्वेचर की लाइन, यानी अर्थ के कर्वेचर को पैरेलल लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज लेवल लाइन. तो ये लेवल लाइन हिसाब से हमको ये रीडिंग चाहिए था और हमने रीडिंग कौन सा लिया, ये वाला लिया. तो कर्वेचर के हिसाब से क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो हमको जो रीडिंग चाहिए था वो चाहिए था इतना और हम ले रहे इतना, यानी इतनी एरर आपके इसके अंदर आ गई. सो दिस इज द एरर इन योर ऑब्जर्वेशन. तो कर्वेचर के वजह से ये रीडिंग हमारा यहां आना चाहिए था, लेकिन हमने ऊपर का लिया और लाइन ऑफ सॉलिडिफिकेशन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. तो रिफ्रैक्शन का जो एरर है, सो दिस रिफ्रैक्शन एरर, दिस इज
डाउनवर्ड यानी माइनस एरर रहेगी, और कर्वेचर की एरर जो है वो हमारी प्लस है, क्योंकि यहाँ चाहिए रीडिंग ले रहे हैं हम लोग और ये हमारा यहाँ पे आ गया. सो इन दैट वे वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरर, ये एरर कैलकुलेट करना पड़ता. सो इन सच केस द कर्वेचर करेक्शन इज निगेटिव इन द स्टाफ रीडिंग. कर्वेचर करेक्शन हमारा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि हमको ये लेना चाहिए था और हमने ज़्यादा ले लिया, तो ज़्यादा लेने की वजह से कर्वेचर को माइनस करना पड़ेगा, तो हमको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा लेवल लाइन के हिसाब से. सो देयरफॉर कर्वेशन करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव. और रिफ्रैक्शन करेक्शन इज एक्चुअली पॉजिटिव, क्योंकि हमको यहाँ का रीडिंग लेना चाहिए था लेकिन हमने लिया यहाँ से, यानी एक्चुअल ऊपर का रीडिंग चाहिए था हमको, तो रिफ्रैक्शन का करेक्शन हमको ऐड करना पड़ेगा. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर कर्वेचर करेक्शन इज पॉजिटिव निगेटिव and refraction correction is positive. So if this is known, so we can calculate the curvature correction, that is CC is equal to d square upon 2r, where d is the ये वाला डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आपका स्टाफ और लेवल रखी हुई है. सो d is the distance between the instrument station and staff station, and r is the radius of the earth curvature. तो अर्थ कर्वेचर का रेडियस जो है, जो भी हमारा 6730 डिस्टेंस हम लोग यदि एज्यूम कर रहे हैं, तो इतने रेडियस ले लो आप, 6370 मीटर रेडियस. तो कर्वेचर के वजह से कितनी एरर हमारी आ रही है, वो d स्क्वायर अपॉन 2r आपको निकल जाएगी. सो हियर सो d इज कॉल्ड एज विजिबल होराइजन डिस्टेंस एंड r इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अर्थ, और इसके वजह से आप कर्वेचर करेक्शन निकाल सकते हैं d स्क्वायर अपॉन 2r करके. अब इसी प्रकार से यदि हम लोग रिफ्रैक्शन का हिसाब करेंगे, तो ये इतना रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइन ऑफ साइट इतनी डीप चली गई रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअल में, तो वो हो जाएगी 1/7 d स्क्वायर अपॉन 2r, यानी कर्वेचर करेक्शन के 7th टाइम रिफ्रैक्शन होता है, तो ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा 1/7 d स्क्वायर अपॉन 2r. और यदि दोनों का कॉम्बिनेशन करते हम लोग, तो टोटल एरर जो है हमारी रीडिंग में की, टोटल एरर बोले तो ये वाली एरर, तो ये टोटल एरर हमारी हो जाएंगी कर्वेचर करेक्शन माइनस रिफ्रैक्शन करेक्शन, सो CC माइनस CR. और ये CC हमारा d स्क्वायर अपॉन 2r है और CR हमारा 1/7 d स्क्वायर अपॉन 2r है, और इसका टोटल निकालेंगे, सो यू विल गेट टोटल करेक्शन इज इक्वल टू, हियर आई विल राइट डाउन, सो एरर इन द लेवलिंग इट इज 6/7 d स्क्वायर अपॉन 2r. दिस इज द एरर. एरर ड्यू टू कौन सी है, CC माइनस CR, ये है एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, कंबाइन एरर है ये. सो टोटल एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन द स्टाफ रीडिंग इज 6/7 d स्क्वायर अपॉन 2r. दिस फार्मूला वी हैव टू नाउ रिमेंबर. अब इसके अंदर ये जो d है, ये d हमने बोला है कि विजिबल होराइजन डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, यानी हमको जहां पे हम लोग उसको बोलते हैं होराइजन, मतलब तो क्षितिज, जहां पे हमारा जो बादल है, जो हमारे जमीन को जहां पर टिके हुए दिखते हैं, यानी दूर तक हमारी जहां पे नजर जाती है. अर्थ का कर्वेचर हमारा ऐसा गोल स्फीयर है अर्थ का, और हम लोग जहां तक नजर दौड़ा सकते हैं वहां पे अपने को ऐसा दिखता है कि जो बादल है वो जमीन को भिड़ गए वहां पे, तो दैट इज कॉल्ड एज होराइजन, क्षितिज उसको हम लोग बोलते हैं होराइजन. तो कितने दूर तक मैं आंखों से देखने के बाद में मुझे होराइजन दिखता है, तो वो मैं जितना ऊंचाई पे जाऊंगा उतना मुझे दूर का दिखेगा, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर मैं देख पाऊंगा अच्छे से, तो ज़्यादा दूर मुझे बादल जमीन को भिड़े हुए दिखेंगे. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कितने ऊंचाई पे खड़ा हूँ, उसके हिसाब से मुझे कितने दूरी तक का होराइजन दिखेगा, ये मैं तय कर सकता हूँ. तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन ये भी निकाल सकते हैं. सो हियर उसका जो फार्मूला है वो है d इज इक्वल टू 3.8553 रूट h. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर कि h जो है ये है हमारा एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मीटर में है ये, और जो d जो है ये है किलोमीटर में. यानी मैं यदि 10 मीटर ऊंचाई पे खड़ा हूँ और मैं देखता हूँ होराइजन को, तो जहाँ पे मुझे बादल जमीन को भिड़े हुए दिख रहे हैं, तो कितने दूरी तक वो मुझे चिपके हुए दिखेंगे, वो जो डिस्टेंस है किलोमीटर में का, वो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा d किलोमीटर. उसके लिए फार्मूला है 3.8553 रूट h. तो हमको ये दो फार्मूला याद रखने पड़ेंगे कि टोटल एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज 6/7 d स्क्वायर अपॉन 2r, और डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन इज
3.8553 रूट एच। तो इससे हम लोग कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का इफेक्ट जो है वो हमारे लेवलिंग ऑब्जर्वेशन में कितना आया है दैट वी कैन कैलकुलेट। सो हियर वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ, अब ये जो एरर है, ये एरर यदि हमको एलिमिनेट करनी है तो जनरली ऐसा होता है कि इतना जिधर इतना स्टाफ दूर रखा है हमने उतनी दूरी पर इधर भी स्टाफ रखते हैं हम लोग, तो ऐसे केस में दोनों तरफ की एरर हमारी एक जैसी रहेगी। तो उसके लिए हमने देखा इसके पहले भी बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड का कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते। जब भी दो स्टेशन में का लेवल डिफरेंस निकालना है तो हम कोशिश करते कि एग्जैक्ट सेंटर में इंस्ट्रूमेंट को रखें ताकि इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस एक जैसा रहे। ये डिस्टेंस सही कराएंगा तो दोनों तरफ की एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इधर की और इधर की एक जैसी रहेगी। तो हम लोग डायरेक्ट स्टाफ रीडिंग माइनस करके दोनों पॉइंट में का डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू समटाइम्स यूटिलाइज द concept of balancing of backside and foresight wherever required. So we will solve one problem based on this so that you will understand what is the actually how we can calculate the error due to curvature and refraction. So in this problem the observer is standing on the deck of the ship. एक जहाज के ऊपर एक व्यक्ति ऑब्जर्वर खड़ा है। जस्ट सी ए लाइट हाउस, यानी उसको एक लाइट हाउस दिख रहा है दूर से पानी के अंदर का। द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 42 मीटर अबव द सी लेवल, यानी समुद्र के पानी के लेवल के ऊपर लाइट हाउस की ऊंचाई 42 मीटर दी है हमारे पास में। एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर इज 6 मीटर, यानी 6 मीटर के ऊंचाई पे हमारा जो व्यक्ति खड़ा है देखने वाला वो देखने वाला है, यानी उसके जहाज की और उसकी खुद की ऊंचाई मिला के उसकी आंख 6 मीटर ऊंचाई पर है और लाइट हाउस की ऊंचाई है 42 मीटर। तो ऐसे केस में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस कितने दूरी पर रहेगा ये हमको पता करना है। तो ये हमको डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन का फार्मूला यूज करके हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन के लिए कैसा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि यदि हम लोग अर्थ का कर्वेचर का प्लानिंग करते हैं तो ये हमारा अर्थ के कर्वेचर है और यहाँ पे मेरा समझ लो मैं हूँ यहाँ पर खड़ा ऐसा इस प्रकार से। सो आई विल कंसीडर दिस एज द टेंजेंट लाइन और ये मेरी यहाँ से ये मेरा अर्थ का सेंटर है, ये इधर से मेरा अर्थ का सेंटर ये वाला है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया मेरा आर, रेडियस ऑफ द अर्थ ये होगी मेरी आर। और अब यहाँ पे मैं 6 मीटर पे खड़ा हूँ, यानी यहाँ पर मेरी शिप है और ये शिप के ऊपर मैं देख रहा हूँ तो मेरी ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी है 6 मीटर। सो 6 मीटर इज द हाइट ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ इधर ऐसा, तो इसके अंदर मुझे पूरा पानी दिखाई देगा और इधर में मेरी शिप, इधर में मेरा लाइट हाउस है। तो ये लाइट हाउस समझ लो यहाँ पर ऐसा है, ये लाइट हाउस का टॉप है। तो ये लाइट हाउस की ऊंचाई हमको दी वाली है वो दी है 42 मीटर। सो दिस इज 42 मीटर। तो यदि यहाँ पे शिप के ऊपर से 6 मीटर ऊंचाई पर से मैं देखता हूं तो मुझे ये टॉप दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये कितने दूरी पर है मेरे यहाँ से वो मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा d1, क्योंकि अब मैं 6 मीटर से देखूंगा तो यहाँ पे मुझे अर्थ के जमीन को मेरा ये बादल जो है वो चिपके हुए दिखेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक का मेरा हो गया डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। कितना मेरे नज़र की कक्षा में डिस्टेंस दूरी दिखाई दे रही है, जहाँ पे जमीन और आसमान एक मेघ को भिड़े हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ होराइजन, जहाँ पे टच करते हुए दिखाई देगा मुझे। तो उसी प्रकार से इधर में जो मेरा टावर हाउस है वो यहाँ पर होगा अर्थ के अंदर और उसकी ऊंचाई 42 है, तो इसका टॉप मुझे दिख रहा है। इसका मतलब मेरी लाइन ऑफ साइट क्लियर है यहाँ से यहाँ तक का इसी। अब इसके लिए मुझे ये डिस्टेंस d1 और ये डिस्टेंस d2 ये दोनों भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये ऊंचाई 6 मीटर है तो इसके लिए डिस्टेंस विजिबल होराइजन कितना रहेगा वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 42 है तो ये d2 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दूरी पर है, यानी ऑब्जर्वर से लाइट हाउस कितना दूरी पर है वो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग हमारा पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, डिस्टेंस ऑफ होराइजन डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.8553 रूट एच, वेयर एच इज इन मीटर रिमेंबर और डी इज इन किलोमीटर। तो पहला डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग d1। तो d1 के लिए ऑब्जर्वर की हाइट है 6 मीटर।
सो हियर D1 इज इक्वल टू 3.8553 रूट 6 मीटर। तो इससे हमारी हाइट डिस्टेंस निकाल जाएगा होराइजन डिस्टेंस। सो 6 का अंडर रूट इंटू 3.8553, सो दैट इज 9.443 मीटर, यानी किलोमीटर। ये एक डिस्टेंस निकल गया, यानी यहाँ से मुझे 9.443 किलोमीटर का डिस्टेंस, होराइजन डिस्टेंस दिखेगा मुझे। वैसे ही उधर का होराइजन डिस्टेंस कितना रहेगा, तो मैं D2 निकाल सकता हूँ। सो D2 इज इक्वल टू 3.8553 रूट H बोलो तो यहाँ पर अपने टावर लाइट हाउस की ऊंचाई 42 मीटर दी है, यहाँ पर दिस इज 42 मीटर दी गिवन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 42 का रूट इंटू 3.8553, सो दैट इज 24.985 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया 24.985। और यदि टोटल डिस्टेंस अभी पूछा है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी ऑब्जर्वर से लाइट हाउस कितनी दूरी पर है, तो D1 प्लस D2 करो यहाँ पर। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड लाइट हाउस इज इक्वल टू D1 प्लस D2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 9.443 प्लस 24.985 एंड इज इक्वल टू, so this is 9.443 plus 24.985 and that is 34.428 मीटर। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो इस प्रकार से ये विजिबल होराइजन डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन निकालने के लिए, एंड दैट इज यूजफुल इन लेवलिंग सर्वे व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द समटाइम्स एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड refraction. So here we will understand that how this error can be eliminated. So it is another problem. Here it is given that two pegs A and B are 150 meter apart. So we will first understand. So here distance AB, so distance AB is equal to 150 meter. A level was set up in the line AB produced and sight were taken into the staff held at turn on pegs, the reading being 1.962 and 1.276। तो रीडिंग ए पे लिया तो ये स्टाफ रीडिंग आ गया 1.962 का, ये आ गया ए पर स्टाफ रीडिंग, और दूसरा रीडिंग आ गया 1.276, ये स्टाफ रीडिंग आ गया बी पे। अब इसके बाद में आफ्टर द बबल हैज बीन केयरफुली ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ इट्स रन, इन ईच केस द RL ऑफ द टॉप पेग्स ए एंड बी आर नोन। तो ए और बी का RL दिया है, तो यहां पर दिया है हमको पहले RL ऑफ ए दैट इज गिवन 120.684 एंड RL ऑफ बी इज गिवन एज 121.324 मीटर। तो दोनों ए और बी के RL भी हमको दिए हैं, और हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है नाउ, डिटरमाइन एंगुलर एरर ऑफ द कॉलिमिनेशन। So we want to calculate angular error। अब ये angular error यदि कैलकुलेट करना है, so that we have to calculate, it is actually tan theta is equal to, this is error divided by distance। So that we have to remember कि इतने डिस्टेंस में इतनी एरर है, तो इसको tan थीटा की वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो दिस विल बी आवर एंगुलर एरर। तो वो हमको निकालना है यहाँ पे। और दूसरा पूछा है यहाँ पे द लेंथ ऑफ द साइट फॉर विच द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन वुड बी सेम एज कॉलिमिनेशन एरर, यानी जो ये कॉलिमिनेशन एरर जितनी आ गई उतनी ही एरर हमारी कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की भी है। सो टोटल एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन वो भी हमने देखा है। सो एरर ड्यू टू curvature and refraction, this is 6/7 d square upon 2r। ये हमको फार्मूला हमको मालूम है। ये वाली जो है एरर, ये एरर इक्वल टू लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन एरर कितनी है,
सो कॉलिमेशन की एरर भी हमको मालूम चाहिए। सो एक्चुअली कॉलिमेशन की एरर जो होती है वो होती है एल टैन अल्फा, अल्फा या थीटा, सॉरी, तो थीटा इज एंगुलर एरर। तो एंगुलर एरर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो आपकी कॉलिमिनेशन एरर निकल जाएंगी। कितने लंबाई के लिए, यानी ये एरर कितनी है, इतने लंबाई के लिए इतनी एरर, सो दिस इज कॉलिमिनेशन एरर। तो ये एरर रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के एरर की इतनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा, दैट इज आस्क। सो लेंथ ऑफ साइट फॉर विच द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू कॉलिमिनेशन एरर। तो इसको हमको अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारे को लिए यहाँ पे एंगुलर एरर निकालना है, तो टोटल एरर हमको निकालनी है एक्चुअल में यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो ए और बी का डिफरेंस कितना है हमारा, सो ये स्टाफ ऑब्जर्वेशन है हमारे, तो एरर कितनी आ रही है यहाँ पे, सो दैट एरर वी विल कैलकुलेट। सो हियर दैट एरर इज एक्चुअली 1.962 minus 1.276 is equal to 1.962 minus 1.276, तो ये आ गया 0.686। तो स्टाफ रीडिंग माइनस करने के बाद में हमको पता चल गया कि दोनों के अंदर एरर डिफरेंस कितना है, 0.686 का है। तो ए और बी में डिफरेंस है 0.686, लेकिन दोनों के आरएल भी दिए हैं हमको, आरएल ऑफ ए और आरएल ऑफ बी भी मालूम है, तो इस पर से भी हम लोग ए और बी का डिफरेंस निकाल सकते। तो वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, सो 121.324 माइनस 120.684, यानी ये आरएल में से ये आरएल माइनस करेंगे हम लोग, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 121.324 माइनस 120.684, तो ये आ गया मेरा 0.640। तो स्टाफ रीडिंग से डिफरेंस निकालता हूं मैं तो 0.686 आ गया, और आरएल कैलकुलेट करने के बाद में डिफरेंस निकालता हूं तो 0.640 आ गया, लेकिन एरर डिफरेंस तो एक जैसा आना चाहिए था, क्योंकि ए और बी पॉइंट तो एक जगह पीछे। तो इसका मतलब क्या है कि यदि स्टाफ रीडिंग में एक तो गलती है, नहीं तो फिर जो गिवन आरएल है उसके अंदर गलती है। तो गिवन एरर यदि बराबर है तो फिर स्टाफ रीडिंग में एरर कितनी आ गई, सो दैट एरर वी कैन कैलकुलेट। तो वो एरर हो जाएंगी ये 0.686 माइनस 0.640, तो ये हो गया 0.046। तो इसका मतलब आपके स्टाफ रीडिंग में 0.046 की एरर आ गई। इसके वजह से ही आपका लेवल डिफरेंस इसके अंदर अलग आ रहा। एक्चुअल लेवल डिफरेंस हमारा है 0.640, और स्टाफ रीडिंग पे से माइनस करने के बाद में आ रहा है 0.686। इसका मतलब 0.686 के अंदर एरर है हमारी 0.046 की। अब ये एरर क्यों आ गई, क्योंकि हमारा स्टेशन ए और बी 150 मीटर दूर है, तो 150 मीटर दूर के अंदर आपकी एरर है 0.046। तो हम लोग यहाँ पे एंगुलर एरर निकाल सकते हैं tan थीटा। तो यहाँ पे एंगुलर एरर tan थीटा इज इक्वल टू एरर डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो एरर हमारी है 0.046 और डिस्टेंस है हमारा 150। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 0.046 डिवाइड बाय 150 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी एक्चुअली निकलेंगी 0.046 डिवाइडेड बाय 150। तो ये वैल्यू आ रही है, एक्चुअली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 0.0003066 ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। लेकिन हमको पूछा है एंगुलर एरर, तो हमको इसको एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्स tan इन्वर्स लेना पड़ेगा अपने को, और ये आ गया 0.0175, और इसका डिग्री में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिग्री 3.25 मिनट, 1 डिग्री 3.25 मिनट। तो एंगुलर एरर हो गई हमारी 1 डिग्री 3 मिनट की करीब करीब। तो ये जो है ये tan थीटा की वैल्यू है, तो tan इन्वर्स किया आपने उसके, और tan इन्वर्स करके थीटा निकाला, और थीटा हमको जो है वो डिग्री मिनट में निकालना है, तो डिग्री मिनट में कन्वर्ट किया मैंने।
सो एंगुलर एरर इज 1 डिग्री 3 मिनट अप्रॉक्सीमेटली. सो दैट विल बी डन. अब हमको ये चाहिए यहाँ पे कि लेंथ निकालने को बोला है अपन ने यहाँ पे. फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट फॉर विच कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर शुड बी इक्वल टू कॉलिमिनेशन एरर. तो हमको ये कर्वेचर की एरर इतनी है 6/7 d²/2r और कॉलिमिनेशन की एरर है L tan थीटा. तो ये दोनों की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा. तो हमको कितना डिस्टेंस लगेगा वो निकालना है यहाँ पे एक्चुअली. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सो 6/7 d² जो है तो d² मतलब यहाँ पर हो जाएगा L² डिवाइडेड बाय 2r. r की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6370 रेडियस ऑफ द अर्थ ले लिया हमने. सो एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन 6/7 d²/2r ये लिख दिया अपने 6/7 d²/2r. डिस्टेंस बोलो तो यहाँ पर L है और ये इक्वल टू करना है अपने को कॉलिमिनेशन एरर के. तो कॉलिमिनेशन की एरर है L इंटू tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू है ये वाली. सो 0.000366. तो एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कॉलिमिनेशन एरर. कॉलिमिनेशन एरर हमारी L tan थीटा होती है. तो इसमें से अब L निकालेंगे हम लोग. तो ये L तो यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा, इतना ही बचेगा. तो ये जो वैल्यू है 0.03866 वाली इनटू करना पड़ेगा 2 इंटू 6370 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा. तो ये आ गया 4.558. इसका मतलब है कि यदि आपको एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन की एरर दोनों भी एक जैसी रखना है तो आपको 4.558 किलोमीटर इतने दूरी तक ही आप स्टाफ रीडिंग रख सकते हैं. इससे आगे जाएंगे तो आपकी एरर आ जाएगी फिर रीडिंग में. तो कितने मैक्सिमम दूरी तक का मैं स्टाफ रीडिंग ले सकता हूँ एक जगह से, वो पता करने के लिए आपको इस प्रकार का प्रोसीजर करना पड़ेगा ताकि आपको पता चलेगा कि मेरे लेवल से 4.558 किलोमीटर तक का मैं यदि ऑब्जर्वेशन लेता हूँ तो मेरे इसके अंदर एरर कोई आने वाली नहीं है. बिकॉज एरर ऑफ कॉलिमिनेशन इज इक्वल टू एरर ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन. सो दैट वे we can understand and utilize the concept of curvature and refraction in the leveling survey. So here similarly the another problem is here given where the observer ray between the two triangulation station A and B just grazes the C. The height of the A and B are 9,000 and 3,000 meter. डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस ए बी निकालना है और डायमीटर ऑफ द अर्थ हमको दिया है. सो दैट इज 12880 किलोमीटर ये डायमीटर ऑफ द अर्थ दिया है. तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ निकलेगी हमारी. सो हियर 12880 डिवाइडेड बाय 2 सो दैट इज 6440 किलोमीटर ये मुझे रेडियस लेना है. और अभी मुझे यहाँ पर पूछा है डिटरमाइन द डिस्टेंस. तो अब यहाँ पे द ऑब्जर्वर रे बिटवीन द टू ट्रायंगुलेशन स्टेशन ए एंड बी जस्ट ग्रेजेस द सी. यानी यहाँ पे कर्वेचर की जो एरर है हमने को d²/2r वो जस्ट जहाँ पे हमको रीडिंग दिख रहा है उतना है. सो इन दैट केस हमको ये जो एलिवेशन है हमारा ये 9000 मीटर का ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. So here the error due to curvature that is d²/2r ये एरर हमारी होनी चाहिए एलिमिनेट. तो उसके लिए हमारा डिस्टेंस है 9000 मीटर का यानी 9000 मीटर और इसको हम लोग बोलेंगे 9 किलोमीटर. तो 9 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा तो वो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकाल सकते. सो हियर d² इज इक्वल टू 2 इंटू ये दिस इज 9 इंटू आर बोले तो हमारा 6440. तो डिस्टेंस यहाँ पर निकलेगा 6440 इंटू 9 इंटू 2 और इसका अंडर रूट तो ये हो गया 340.47 किलोमीटर.
तो हमारा जो अर्थ का कर्वेचर है और ये जो डिस्टेंस है इसके हिसाब से ये ऊंचाई हमारी है 9 किलोमीटर ये वाली, और यहाँ की ऊंचाई है समझ लो 3 किलोमीटर। तो इधर का डिस्टेंस d1 और इधर का डिस्टेंस d2 ये हम लोग निकाल रहे हैं, तो कर्वेचर के हिसाब से कितना रहेगा। सो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग d²/2r इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 3 किलोमीटर, यानी यहाँ पर 3000 मीटर हाइट है उसकी। तो इस केस के लिए डिस्टेंस कितना निकलेगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 × 3 × 6440, तो ये होगा d² की वैल्यू, तो d इज इक्वल टू निकलेगा 6440 × 3 × 2 और इसका स्क्वायर ले लेंगे, सो दैट इज 2 × 3 × 6440 और इसका अंडर रूट 196.57। तो डिस्टेंस ए बी यदि निकालना है तो ये d1 + d2 करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 340.47 प्लस 196.57, तो ये हो जाएगा 340.47 प्लस 196.57, सो दैट इज 537.04 किलोमीटर इतना डिस्टेंस रहेगा। यानी यहाँ पर मेरा एक स्टेशन जो है वो 9,000 मीटर पे है मीन सी लेवल से, और दूसरा स्टेशन है 3000 मीटर मीन सी लेवल से। तो यहाँ पे मुझे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस यदि निकालना है तो मैं d²/2r एरर ड्यू टू कर्वेचर उसको मैं मान लूँगा हाइट कितनी है, तो क्योंकि वहाँ पे आपको मुझे रीडिंग मिलने वाला है स्टाफ रीडिंग हमको दिए नहीं है यहाँ पे। सो ओनली द हाइट इज गिवन, सो इन केस दैट वे वी विल यूज दिस फार्मूला। तो यहाँ पे d1 निकलेगा 340.47 किलोमीटर और d2 निकलेगा, तो ये इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस ए बी में का निकालना है, सो दिस इज ए बी, तो ये निकलेगा 537.04 किलोमीटर। सो इन दैट वे द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट when we are taking the observation of staff which is very long distance apart. So in this way we have to utilize this concept. Now after all this, when we are using our leveling instrument or the staff, so there are again some chances of error in the leveling instrument, leveling survey. So what are that error? So three types of error are there in the leveling survey. So first is instrumental error, then another is natural error, and another is personal error. So already also we have seen in earlier survey also. So what are the instrumental errors are there? So first instrumental error is error due to imperfect adjustment. जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्टैंड पे आपको ऑटो लेवल लगाना है और स्टैंड पे का बबल ट्यूब सेंटर में लानी है, फिर टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना है ऑटो लेवल की, और उसकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन एग्जैक्टली ओरिजिनल रहनी चाहिए, आईपीस आपको फोकस करना पड़ेगा, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स हमको करना है। तो इस प्रकार की एडजस्टमेंट यदि आपकी बराबर नहीं है तो आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से एरर आ सकती है लेवलिंग सर्वे में। सो अनदर इज एरर ड्यू टू स्लगिश बबल, आपका बबल ही बराबर नहीं है तो आपको एग्जैक्टली सेंटर में लाने के लिए आप नहीं कर पा रहे उसको बराबर, सो दैट विल बी द अनदर रीजन। देन एरर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्लाइड, तो यहाँ पे आपका ये जो ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका थोड़ा सा सरक गया इंस्ट्रूमेंट के अंदर का लेंस, तो अंदर का लेंस हलने की वजह से आप एग्जैक्ट फोकसिंग नहीं कर पा रहे, सो दैट विल बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ एरर। एंड देन एरर ड्यू टू द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द स्टाफ। अब आपके ऊपर स्टाफ के ऊपर रीडिंग मार्किंग किया है तो वो 1 मीटर बोलो तो एग्जैक्ट 1 मीटर होना चाहिए, यदि उसके प्रिंटिंग में गलती हो गई या वो स्टाफ फोल्डिंग करते समय खोलने में कुछ एरर है तो आपके स्टाफ के रीडिंग में भी एरर आएंगी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरर ड्यू टू द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द स्टाफ एंड एरर ड्यू टू डिफेक्टिव जॉइंट ऑफ द स्टाफ। तो कभी कभी वो जॉइंट भी उसके ढीले हो गए, लूज हो गए, तो 2-3 मिलीमीटर का एरर उसके अंदर आ सकता है वो स्टाफ को खोलने के बाद या फोल्ड करते समय। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर मे बी स्मॉल एरर इन द ऑब्जर्वेशन। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंटल एरर when we are doing the leveling. Similarly, because of the natural error, there is a error in your observation. तो लेवलिंग सर्वे में अर्थ कर्वेचर की वजह से भी आपका एरर आ सकता है, या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी देखा हमने अभी वो
देयर आर चांसेस ऑफ एरर इन द रिफ्रैक्शन। कभी कभी रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, कभी कभी रिफ्रैक्शन कम है। दोपहर के टाइम पे धूप रहेंगी तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा रहता, सुबह के टाइम पे रिफ्रैक्शन कम रहता, सो बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑल्सो। सो सोलर रेडिएशन की वजह से इफेक्ट होता है उसका। देन वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड देन सेटलमेंट ऑफ द ट्राइपॉड, सो ये भी हो सकता है। सो ऑल बिकॉज ऑफ दिस एरर। देन विंड वाइब्रेशन, उसके वजह से भी आपका विंड वाइब्रेशन की वजह से भी आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम स्टेडी नहीं रख सकते आप। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, सो दीज आर द सम ऑफ द चांसेस ऑफ एरर। बिकॉज ऑफ दैट देयर मे बी ए स्मॉल एरर इन द लेवलिंग सर्वे एंड अनदर इज पर्सनल एरर। सो दैट वी हैव टू गेट ट्रेन आवर सेल्फ। ऑटो लेवल का सेटिंग और ऑपरेशन सिस्टमेटिक कैसे करना, एक्यूरेटली कैसे करना, इसका यदि आप ट्रेनिंग लेंगे तो ये एरर आपके ऑब्जर्वेशन में आएंगे नहीं। जैसा कि सबसे पहला तो मिस्टेक इन द मैनिपुलेशन 3.245 ऐसा मैंने बोला। सो मैं ये लिख रहा हूँ 3.245 और लिखते समय मैंने 254 लिख दिया। सो देयर आर सम टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ मिस्टेक में बी देयर। और यदि मुझे पता नहीं चला ये मैंने ये 9 लिखा है कि 3 लिखा है तो मैंने इसको बाद में 9 समझ लिया। सो इन दिस टाइप ऑफ एरर में बी देयर। सो मैनिपुलेशन की वजह से मिस्टेक्स हो सकती है। आपने किसी की रीडिंग गलत ऑब्जर्व कर लिए और दूसरे पॉइंट का दूसरे जगह पे लिख दिया। सो दीज आर द चांसेस ऑफ एरर। देन मिस्टेक इन द रॉड हैंडलिंग, जो स्टाफ है उसको आप प्रॉपरली ओपन नहीं कर रहे, प्रॉपरली क्लोज नहीं कर रहे तो भी, या उसको बराबर जमीन के ऊपर नहीं पकड़ रहे, थोड़ा ऊंचाई पे पकड़ लिया आपने कभी कभी, या बूट के ऊपर रख लिया ऐसा, या कोई पत्थर के ऊपर टिका दिया, ऐसा कुछ भी चांसेस है। सो दैट विल बी द एरर। देन मिस्टेक इन द रीडिंग ऑफ द रॉड। अब रीडिंग के अंदर आपको मालूम है कि स्टाफ रीडिंग का जो लेवलिंग स्टाफ है उसका लिस्ट काउंट है 5 मिलीमीटर, लेकिन हम लोग उसको रीडिंग ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे। सो यदि हमारा रीडिंग 0.095 का है तो हम उसको 0.95 बोल देते, या फिर 1.05 का रीडिंग है तो उसको हम 1.50 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 1.505 ऐसा रीडिंग है एक्चुअल में, तो 1.505 को जाओ हम लोग उसको 1.500 लिख देते। ये जीरो का यहाँ पे गलती हो जा रही है, डिजिट का गलती हो रही है यहाँ पे हमारी। सो इन सच टाइप ऑफ कंफ्यूजिंग रीडिंग्स आर देयर समटाइम्स। सो देयर इज ए मिस्टेक इन द रीडिंग ऑफ द रॉड। देन एरर इन द साइटिंग। तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप, तो आपका फोकसिंग बराबर होना चाहिए और एकदम वर्टिकल सेंटर लाइन के ऊपर आपका स्टाफ होना चाहिए, और क्रॉस हेयर कहाँ पर है उसके हिसाब से आपको रीडिंग लेना है बराबर। तो ये रीडिंग आपने बराबर नहीं लिया, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर लिया तो भी एरर आ सकती है। सो दैट इज एरर ड्यू टू साइटिंग। एंड देन मिस्टेक इन द रिकॉर्डिंग। तो गलती से आपने 10 मीटर का रीडिंग लिया, लेकिन वो लिखते समय 20 मीटर वाले सामने के लाइन में लिख दिया। सो ऑब्जर्वेशन राइट करते समय फील्ड बुक में भी आपकी गलती हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट देयर आर चांसेस ऑफ एरर। सो वी हैव टू गेट ट्रेन आवर सेल्फ so that we can avoid all these type of errors. So in this way we have to try to avoid the error in the leveling survey. Now how much this error are allowed in the leveling survey, that is the question. So here it depends upon the type of instrument, कितना accuracy वाला इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रेंज कितनी है, उसकी लेंस की पावर कितनी है, उसके ऊपर आपकी ये रहेगा। उसके बाद में स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, कितना एक्यूरेटली आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दैट देयर विल बी नो पर्सनल एरर, देयर विल बी ऑल इंस्ट्रूमेंटल एडजस्टमेंट आर डन प्रॉपरली। सो ऑन दैट ऑल्सो इट डिपेंड्स दैट हाउ मच एरर विल बी देयर, और कितनी एक्यूरेसी से रीडिंग हम लोग ले सकते हैं। देन कैरेक्टर ऑफ द कंट्री और द ग्राउंड। यदि अनड्यूलिंग ग्राउंड है तो बार बार चेंज पॉइंट लेना पड़ रहा है आपको, स्टाफ नीचे ऊपर हो रहा है आपका, तो ऐसे इसमें भी आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एरर के। एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में यदि रिफ्रैक्शन ज़्यादा है तो भी उसके वजह से आपकी एरर आ सकती है। तो कभी कभी सुबह के टाइम पे कम रिफ्रैक्शन है, दोपहर के टाइम पे ज़्यादा है, शाम को और कम है, ऐसा कभी हो गया तो रिफ्रैक्शन की एरर आपके दिन भर में बदल रही है ऑब्जर्वेशन के अंदर। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर आर चांसेस ऑफ एरर। सो दिस एक्यूरेसी और डिग्री ऑफ प्रेसिजन इन द लेवलिंग ऑब्जर्वेशन, it depends upon these 4 things. So here it is depend upon the type of instrument, skill of the observer, character of the ground and atmospheric condition. अब ये कितनी एरर अलाउड होनी चाहिए? So that error is plus minus c under root k, that is the error allowed, where c is the constant and k is the distance. कितने दूरी के स्टाफ रखा है आपने, उस पर डिपेंड है वो। अब यहाँ पर यदि ये रफ ग्राउंड है तो आपका कांस्टेंट की वैल्यू रहती है 100, तो फिर 100 इंटू रूट कितना डिस्टेंस ले रहे हैं आप, उसके हिसाब से उतनी एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर आप प्लस माइनस में ले सकते हो यदि रफ ग्राउंड है तो।
ऑर्डिनरी लेवलिंग है, जनरल लेवलिंग है, तो वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 24 है. सो 24 रूट के से आप लोग प्लस माइनस मैक्सिमम एरर अलाउड कितनी वो निकाल सकते हैं. यदि आपका एक्यूरेट लेवलिंग आपको करना है तो एक्यूरेट लेवलिंग में मैक्सिमम परमिसेबल एरर अपने 12 रूट के रहेगी. यानी के का मतलब है हमारा, समझ लो 500 मीटर का सर्वे करना है मुझे, तो 12 इंटू रूट 500 इतना हमको एरर का कैलकुलेशन करना चाहिए. सो दैट विल बी 500 का अंडर रूट इंटू 12. सो 268 मीटर इतने एक्यूरेसी की डिस्टेंस के लिए हमको लेवलिंग सर्वे करना पड़ेगा. सो इससे ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो हमारा एरर ज़्यादा आ जाएगी हमारी. एंड दिस इज फॉर प्रिसाइज लेवलिंग, इट इज़ 4 अंडर रूट के. सो दैट इज वेयर के इज द डिस्टेंस. सो हियर how much is the staff reading and how much is the precision required, that you can understand with this help of, and this formula you can use sometime to check the maximum allowable distance to avoid the error in the leveling survey. So that way you can consider the degree of precision in the leveling survey. So in this lesson we have seen the concept of reciprocal leveling. जब भी हमको रिवर वगैरह या ऐसे दूर दूर दोनों पॉइंट अलग अलग जगह पे है, ऐसा लेवल डिफरेंस निकालना है, तो वी विल यूज द प्रोसीजर ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग. देन वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एंड हाउ द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड. सो एरर ड्यू टू कर्वेचर इज d square upon 2r एंड एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज 1/7 d square upon 2r. और टोटल एरर यदि है दैट इज 6/7 d square upon 2r. एंड एरर इन द लेवलिंग अलग अलग रीजन देखे हमने. एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड नेचुरल एरर. सो इन दैट वे all these things we have to consider while doing the leveling survey. So for this lesson we will stop here, and in the next lesson it is again one of the interesting application of the leveling, that is called as contour survey. So that we will understand in lesson number 8. So till then, thank you and goodbye.